एक बार तो आप फिर खुशामदीद कहते हैं हम आपको मॉर्निंग विद लाइट्स में, एक और सुबह में इस मॉर्निंग विद लाइट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बात हो रही थी कुछ माहौलियाती खूबसूरती की, माहौल की, कि हम अपने माहौल को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। जब बात खूबसूरती की है, माहौल को ही खूबसूरत बनाना है, तो खुद को भी खूबसूरत बनाना और मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ुद को खूबसूरत और मेंटेन रखने के लिए डेफिनेटली हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको खूबसूरत बनाने के लिए, हमें खूबसूरत बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर आपको भी। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग और वेलकम टू दी शो। जैसा कि हमारे व्यूवर्स को पता है कि आप जब आते हैं तो वो मतलब वो एक तो बड़ा स्टैटिक हो जाते हैं कैमरे के सामने, क्योंकि आपकी बातें एक तो इतनी अच्छी होती हैं और उसके अलावा इतनी मुफीद होती हैं कि जो लोग इतनी सारी फी दे के, मतलब इतनी सारी फीस दे के जो डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं, तो यहाँ पर उनको फ्री में जो है इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं और वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हम खूबसूरती के हवाले से बात करना चाह रहे थे, तो हम कुछ सर बात करेंगे फेस लिफ्ट के हवाले से। बिल्कुल जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं फेस लिफ्ट के? जी, फेस लिफ्ट के हवाले से हम पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रोसेस जो एक फेस लिफ्ट का होता है स्पेशली, ये किस एज में होना चाहिए? देखिए, ऑपरेशंस की जो वजह होती है वो एज नहीं होती, ठीक है। ऑपरेशन खासतौर पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की होती है, ये कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी नहीं है, ये आपने अपने आप को अच्छा करने के लिए करना है। अब उसके लिए बात चीज़ें होती हैं जिससे हम फेस लिफ्ट से वो चीज़ें बेहतर करते हैं, ठीक है। आपके फेस में 2 या 3 जगहों पे फैट की पॉकेट्स होती हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्किन और वो फैट की पॉकेट्स जो होती हैं वो ढलक जाती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है ये आंखों के नीचे होती है, इसको हम सब ऑर्बिकुलरिस ऑकुलर फैट कहते हैं, ठीक है, या सूफ के नाम से ये कहलाया जाता है। दूसरा होता है आपका बक्कल पैड ऑफ फैट होता है जो आपके चीक में होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम सबसे पहले आपकी ये जो 2 फैट की जगह होती हैं ये ढलकती हैं। जब ये ढलकती हैं तो आपकी यहाँ पे मतलब मेरे में नजर आ भी रही होंगी, ये जगह थोड़ा सा जरा आपको हॉलो नजर आने लगती है। तो जब ये फैट नीचे इधर आ जाता है तो आपकी ये जगह डीप हो जाती है, तो आपको ये जो लाफ लाइन या नेजोलेबियल फोल्ड है ये डीप हो जाती है और ये जगह हॉलो हो जाती है। तो ये पहला साइन होता है जो एजिंग प्रोसेस स्टार्ट करने का होता है। नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन एक आदमी की या एक शख्स की जो लाइफस्टाइल होता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड होता है, उसके स्किन कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर कोलेजन किस तरह है, प्लस उसको कितनी टेंशन और वरीज हैं, बीमारियां हैं, उसकी लाइफ में क्या कुछ गुजरा है, वो डिपेंड करता है। ये 3-4 साल पहले आ सकता है या 5-10 साल बाद में आ सकता है, लेकिन 30 के आसपास ज्यादातर लोगों को ये हॉलोनेस होती है। ये हॉलोनेस जब आती है तो नॉर्मली आप उसके लिए एकदम फेस लिफ्ट नहीं करते, शुरू में आप उसको फिलर से ठीक कर सकते हैं। नेजोलेबियल फोल्ड आपका डीप हो गया है, बाकी सारा फेस ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे फिलर डाल दें, ठीक है। इस नेजोलेबियल फोल्ड को आप अपरेंटली बेहतर कर सकते हैं, तो फेस लिफ्ट से बच जाते हैं, लेकिन ये आपको एक खास हद तक लेकर जाएगा। उसके बाद जब आपका ये ज्यादा डीप हो जाएगा, उसके साथ कुछ अरसे बाद मे बी 35 ऑनवर्ड्स या 40 के आसपास आपके यहाँ पे जो ये छोटा सा पैड ऑफ फैट होता है जो ये ढलकता है, तो इधर इस जगह पे, यहाँ पे ये तो चिन है ना, ये तो डबल चिन कहलाता है, लेकिन ये साइड पे इसको कहलाता है, इसको हम जाउल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज लटकने लगती है तो आपकी जो जॉ लाइन है ना उसके अंदर एक ब्रेक आ जाती है, आपको एक यहाँ पे हम पाता है, फिर एक यूं करके जाता है, और ये तो ये चीज होती है। जब ये और ये दोनों आ जाएं, दैट इज द टाइम यूजुअली कि आप फेस लिफ्ट के बारे में सोच सकते हैं। अब उसमें देखना है कि आपको कितनी प्रॉब्लम है। अगर हल्की सी प्रॉब्लम है तो आप फिलर से उसको थोड़ा बहुत ठीक करके आप गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि फेस लिफ्ट इज बड़ा प्रोसीजर है। फेस लिफ्ट में होता क्या है, नॉर्मली आप कान के पास से ऊपर से लेके ये कान के पास से जाके कान के पीछे से जाके हेयरलाइन में और यहाँ रुक जाते हैं। अगर आपने नेक को ट्रीट नहीं करना तो आप यहाँ रुक जाते हैं, और इसको हम यहाँ से कट करके हम स्किन के नीचे आपके मसल से ऊपर, अच्छा ठीक है, स्किन के नीचे और मसल से ऊपर जो फैट होता है उसके अंदर से गुजरते हुए और बाज़ दफ़ा मसल्स को अलग खींचते हुए
हम इस सारी चीजों को टाइट करते हैं। ओके, ठीक है, और आपके यहाँ पे एक कट आता है, ठीक है, वो कट नजर आता है लेकिन बहुत मामूली होता है, क्योंकि वो इस तरह होता है कि आपका ये फेस, आपको जो मेन आपके चेहरे पे कॉस्मेटिक यूनिट्स हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में हमें सिखाया जाता है कि एक कॉस्मेटिक यूनिट और दूसरे कॉस्मेटिक यूनिट को वायोलेट नहीं करना। अगर आपने कहीं स्कार छोड़ना है, इनके दरमियान की बाउंड्री में छोड़ देना है। तो वो इंसान की आंख उसको एकदम नहीं जज कर पाती। ऐसे स्पेसिफिकली पार्ट्स होते हैं कि यहाँ हम सीन जो है वो एग्जैक्टली छुपा सकते हैं। जैसे आपका ये चीक का है ना, ये एक कॉस्मेटिक यूनिट है। अगर आप इस नेजल लेबल फोल्ड में स्कार डाल देंगे तो आपको इतना नजर नहीं आएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, प्लीज। हम जो हमें प्रोग्राम में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, कीजिए। मैंने डॉक्टर साहब से ये कहना था, मेरी एज 26 है। अच्छा। और मैं मैरिड हूँ और मेरी अंदर स्किन पे बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स है, तो ये जाती नहीं है। स्किन पे क्या है? हेलो। जी जी, स्किन पे बहुत बड़ा क्या है, फिर से बोलिए आप। फ्रैक्चर्स है मेरी स्किन पे ना बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती थी क्या इसका इलाज मुमकिन है? ये जाती नहीं है, मैंने बहुत इलाज करवाया है, ये नहीं जाती। देखिए, आपने जो बात की है फ्रैकल्स की, पहले तो दो चीज़ें होती है। फ्रैकल एक अलग चीज़ है और बाज़ लोग फ्रैकल को और जो अर्ली मेलास्मा होता है जिसको हम छाइयाँ कहते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर तो आपकी छाइयों का मसला है तो वो ख़त्म कभी नहीं होती, लेकिन आप उनको मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए मुख्तलिफ क्रीमें हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र की ट्रीटमेंट है, पीलिंग्स की ट्रीटमेंट है, और मुख्तलिफ आपकी ऐसी क्रीम्स हैं जो उस पिगमेंटेशन को लाइट कर देती है। ये डार्क पिगमेंटेशन होती है जो नॉर्मली चीक्स के लेवल पे होती है, नाक के ऊपर होती है और माथे पे आ जाती है। तो एक किस्म का जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई साइन का इसमें बनता है। ठीक है, ये चीज चूंकि आपकी स्किन की कंडीशन और खास तौर पे ये वरीज के साथ होती है। जब आपको वरीज बढ़ती हैं तो ये डार्क होनी शुरू हो जाती हैं। जब आपकी सोच बेहतर होती है, खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो ये लाइट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली आमतौर पे प्रेगनेंसीज के बाद ये आ जाती है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है जो बॉडी जिसमें से गुजर होता है, और प्लस इसमें फैमिली कंडीशंस भी होती है। इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब जब तक आप इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब तक आप अपनी सोच सही रख रहे हैं, ये लाइट रहेगा। जहां प्रॉब्लम हुई ये दोबारा डार्क हो जाएगा। तो अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे बरक्स एक फ्रैकल होता है जो कि आमतौर पे बाज स्किन में, स्पेशली वाइट स्किन में ये ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, ओके। इनको अगर आप लेजर पीलिंग कर लें तो ये काफी अरसे तक ये गायब रह सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चूंकि ये स्किन की अपनी एक कंडीशन है जो अंदर से आ रही होती है, ये दोबारा अगर इसमें खासतौर पर सन एक्सपोजर ज्यादा हो या आपकी कोई ऐसी चीजें हो जो आपकी मतलब हीट के बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये उस चीज से दोबारा आ सकती हैं। लेकिन जनरली दे आर ईजियर, उनको आप बेहतर तरीके से और आसान तरीके से लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा आ जाते हैं, हम फेस लिफ्ट का कह रहे हैं यूनिट्स का जो है। अब आपके ये लिप्स के ऊपर ये एक यूनिट है, चिन का ये एक यूनिट है, ये अलग यूनिट है। तो आपने जब इस साइड पे किया तो आप अपने, अगर फर्स्ट करें हम कोई रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर करते हैं या फेस लिफ्ट के साथ हम आईलिड का प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हम आईलिड के नीचे कट डालेंगे, वो नजर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हमने कोई और ऐसा प्रोसीजर करना है तो हम यहाँ कट डालेंगे, ये रिकंस्ट्रक्शन में ज्यादा होता है, तो आपको ये कट उतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये एक यूनिट और दूसरे यूनिट के दरमियान में आ जाता है। इसी लिहाज से हम ये कान के पास से यूं कट करके डालते होते हैं और कान के पीछे ले जाते हैं, तो ये देखने में नहीं होता। अच्छा, बाज डॉक्टर जो होते हैं, अब आप देखें ये लोब जो है ये अलग करके है, वो लोग क्या करते हैं जब जोड़ते हैं तो इस लोब को साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पे सर्जन की एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है कि वो जोड़े कैसे। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। तो फेस लिफ्ट इज बेसिकली आपने स्किन, खाली स्किन को भी खींच के कर सकते हैं और एक्सेस स्किन काट देते हैं, और या फिर उसके नीचे जो फैट कह रहा हूँ, जो मसल की अलग लेयर है जिसको हम स्मैश कहते हैं, उसको हम अलग उठा के
और या फिर सिर्फ सूचर्स के साथ टाइट करके उसको भी हम खींच सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर इसमें एक तीसरा है जो कि मेरे ख्याल के ज्यादातर लोग दुनिया में करते हैं, चंद एक लोग हैं जो वो करते हैं, वो कहते हैं डीप प्लेन फेसलिफ्ट। वो बोन के नीचे, बोन के बिल्कुल ऊपर जो बोन की कवरेज होती है जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, उस पूरे यूनिट को उठा के खींच के ऊपर करते हैं। वो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है। दुनिया में 5, 6, 7 डॉक्टरों के अलावा ज्यादातर लोग वो नहीं करते क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ते जाते हैं बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है। और अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप उसकी तरफ ज्यादातर डॉक्टर्स नहीं जाते। ओके, केयर करते हैं। अच्छा, इन तीनों, ये जो आपने 3 प्रोसेस बताए हैं, एक तो आप फैट्स का उससे मैनेज करते हैं, दूसरा मसल्स से मैनेज करते हैं, दूसरा वो बोन्स के ऊपर से, बिल्कुल जी। तो इन तीनों में से जो है ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है? अच्छा, इसमें बेहतर तो नहीं होता, ये तीनों के तीनों जो हैं मुख्तलिफ लोग, बाज़ लोग होते हैं जिनके लेट्स से मसल्स भी काफ़ी हिल रहे हैं और वो कर रहे हैं। इट्स अ प्रेफरेंस ऑफ अ सर्जन, उसकी ट्रेनिंग कैसी हुई थी एक चीज़, लेकिन पेशेंट पे डिपेंड नहीं करता कि ये पेशेंट ये है तो इसको इस तरह से ट्रीट किया नहीं, प्रॉब्ली पेशेंट से ज्यादा ये सर्जन की अपनी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बेहतर करता है, इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वो है। लेकिन अगर फर्ज करे एक्सपर्टीज तीनों की बराबर है तो वो शख्स जो कि डीप प्लेन, जो कि पूरे बोन के ऊपर से उठा रहा है, मसल्स को अलग उठा रहा है, इसके फैट और स्किन को अलग कर रहा है, उसके रिजल्ट ज्यादा देर पा होंगे। अच्छा, उसके रिजल्ट ज्यादा देर पाओगे। जो स्किन ओनली कर रहा है, जो कि फैट लेयर पे ऊपर कर रहा है, उसके रिजल्ट कम देर पा होंगे। ओके, ठीक है। देखिए, जितना ज्यादा आप किसी चीज में खतरा उठा रहे होते हैं ना, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। बिल्कुल। जितने बड़े स्टेक्स होते हैं उतनी बड़ा उसका क्रेडिट भी होता है। बिल्कुल, जितनी मेहनत होगी तो उसी हिसाब से उनके रिजल्ट वैसे ही आएंगे। एग्जैक्टली। तो इस ये मतलब डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर किस तरह से ट्रेन है, वो डॉक्टर किस तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये पेशेंट के ऊपर नहीं है, ये पेशेंट से कम होता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एक प्रोसेस फेस लिफ्टिंग का है, तो ये मतलब कितना एक है, कितने अर्से तक जो है देखिए, अगर आपके पास आज एक पेशेंट आता है, ठीक है, आज वो आता है और आपको कहता है जी मैंने अपना फेस लिफ्ट करवाना है, तो ये उसको कितने दिन लग जाएंगे इस प्रोसेस में, उसको रिकवर करते हुए कितने दिन लग जाएंगे? नॉर्मली सर्जरी इसमें 4 से 6 घंटे ले लेती है। ओके, 2-3 घंटे एक साइड पे, 2-3 घंटे दूसरी साइड पे। ठीक है। उसके बाद इसकी रिकवरी में आपको कम से कम 2 हफ्ते तो लग जाते हैं। 2 हफ्ते का मतलब ये आपकी ब्रूजिंग और स्वेलिंग सेटल हो जाती है, वुंड आपका हील हो जाता है 5-10 डेज में। ठीक है, स्टिचेस निकल जाते हैं उस वक्त। लेकिन आपके जो मेन हीलिंग है, जो नजर आने वाली हीलिंग है, वो आपकी 2 हफ्तों में खत्म हो जाती है। ओके। उसके बाद आपको ग्रेजुअली अगले 4 हफ्तों में आपको थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। बाज माइनर जो स्वेलिंग, माइनर एडिमा है, वो भी सेटल हो रहा होता है। ठीक। 6 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि यू आर कंप्लीटली हील्ड, और जो आपका रिजल्ट है वो फाइनल आया होता है। ठीक है। अब उसके बाद ये नॉर्मल लेस हम फेस लिफ्ट करते हैं तो हम फेस को रिवर्स प्रोसेस में ले जाते हैं। जो उसकी एजिंग हो रही होती है, हम उनको एंटी एजिंग की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। आज मैंने फेस लिफ्ट खत्म की, कल से वो फेस लिफ्ट वापस अपने सफर की तरफ चल पड़ा है कि क्या कहते हैं उसे, दोबारा जैसे फेस झलकने की तरफ हो गया, एजिंग की तरफ चल पड़ा है, अगले मिनट से शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन होता यह है कि नॉर्मली फर्ज करें अगर मैं आज फेस लिफ्ट करता हूं तो मुझे कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सर्जन। मुझे 8 से 10 साल लग जाएंगे दोबारा इसी स्टेज पे आने पे। ठीक है। तो इस वजह से हम ज्यादातर कहते हैं कि बिटवीन 8 to 10 years या 7 to 10 years इज द लाइफ। ये एक लाइफ होती है एक सर्जिकल प्रोसेस की। अगर हम फर्ज करें नोज रीशेप करते हैं तो नोज रीशेप की लाइफ नहीं होती, वो परमानेंट रहता है। वो एक दफा कर दिया वो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि इसमें आपके मेनली बोन, ठीक है, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलते। लेकिन फेस लिफ्ट में ग्रेविटी आपका काम कर रही है, तो वो ग्रेविटी के साथ से आपकी वही चीजें जो शुरू में थी वही दोबारा वो कर रही होती है। जरूरी नहीं है कि मोटे आदमी को फेस लिफ्ट को, पतले लोगों को भी फेस लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये कि अक्सर डॉक्टर्स जो है ना, कुछ ऐसा होता है कि जब वो देखते हैं कि पेशेंट को इतनी ज्यादा स्वेयर नहीं है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इस चीज की, तो वो कुछ पहले वो कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर ले कुछ इस तरह से, और कुछ ऐसी फेस की एक्सरसाइजेज भी हैं कि जिनसे आप फैट्स को खत्म कर सकते हैं।
क्या ऐसा आप लोग भी करते हैं कि देखते हैं कि अब एक पेशेंट है कि इस पेशेंट को हम एक्सरसाइज इस तरह की बताई दें तो ये अपने आप को कवर कर सकता है, या ये पेशेंट की कंडीशन इस वक्त ये है तो इसको डेफिनेटली फेसलिफ्ट की जरूरत है, क्या इसमें कुछ फर्क है? देखिए, एक्सरसाइज इज बेसिकली आप ये समझते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर है और इनको करने से उसको उतना फायदा नहीं होगा, तो आप उनको एक्सरसाइजेस पे लगा देते हैं, वो कर देते हैं। साइंटिफिकली एक्सरसाइजेस जो फेशियल एक्सरसाइजेस है वो आपको कितनी देर तक रोक सकते हैं, मे बी उसका कोई इम्पैक्ट हो लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, जो एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर होगा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें जरूर ये है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो फेशियल एक्सरसाइजेस के साथ ये जो नॉन एबलेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे जो यंग ग्रुप में आप स्किन की ट्रीटमेंट के लिए ये स्किन टाइटनिंग के लिए लेजर्स यूज कर लेते हैं या बात प्रोसीजर्स कर लेते हैं, या फिलर्स आजकल आए हुए हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए वो करते हैं। ये सारी चीजें आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकती हैं। ओके, देखिए आपकी जो एज होता है ना, उसकी जो सबसे बड़ी जो एक रीजन होती है वो होती है, इसको हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि आपके सेल्स टूट रहे हैं, सेल्स की डैमेजिंग हो रही है। ठीक है, उसकी वजूहात जैसे मैंने पहले बताएं कि फैमिली के अलावा खास तौर पर ये वरीज एंड टेंशन, अननेसेसरी वरीज एंड टेंशन। ठीक है, वरी हर एक इंसान को होती है लेकिन अननेसेसरी वरी और कुछ ज्यादा बात लोग छोटी मोटी चीजों को अपने दिमाग पे बिठा लेते हैं। ठीक है, उस किस्म की चीजें आपके स्किन को के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं और आपके कोलेजन भी टूट रहा होता है, आपके स्किन के इलास्टिक्स भी टूट रहे होते हैं, आपके फैट्स भी खराब हो रहे होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट्स करानी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें विटामिन सी या जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो बहुत हेल्प करते हैं। विटामिन सी आप खा भी सकते हैं, विटामिन सी आप फेस के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। विटामिन सी की आपकी ट्रीटमेंट्स भी फेस के लिए होती हैं। खासतौर पे आप देखेंगे ज्यादातर जो ये एंटी एजिंग क्रीम्स हैं उनमें विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेशन ये सारी हो रही होती हैं। वो प्रोसेस से करके आप उसको डिले कर सकते हैं, आप इनको स्टॉप नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाँ प्रोसेस बात भी चलती रहेगी और चल भी रही है, बहुत मजे की बातें। और व्यूअर्स, आप देखा जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि खुश रहना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन पे इफेक्ट होता है, तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हेल्थ होता है, स्किन पे भी आपकी इफेक्ट होता है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हम आते हैं अभी डॉक्टर साहब से और भी हमने बहुत मजे की बातें करनी है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हम दिल्ली से आते हैं ब्रेक से। ठीक है, आप देखते रहिए मॉर्निंग विद लाइट।